हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पोर्शन को देख रहे थे। आप लोग को याद होगा कि लास्ट क्लासेस में हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनेल्स की पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली जो यूनिट है वहां से सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सर जो न्यूक्लियोलस है, साथ ही साथ आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, तो यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आने वाले मतलब पिछले लास्ट ईयर में आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठेंगे जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे हो और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पे नोट करेंगे वो सारे के सारे आप अपनी कॉपी में उसको नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे भी टर्म होंगे जो आपको पहले से पता होगा, कुछ ऐसे टर्म होंगे जो कि आपको पहले से नहीं पता है। तो यहाँ पे अगर कोई नया टर्म दिखने को मिलता है तो आप अपने कॉपी में उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोग ये बताएंगे कि सर मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं आउट ऑफ 50 या आउट ऑफ 40, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं आज के क्लास में, वहां से आप लोग ये बता दोगे लास्ट के कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे आज के में आउट ऑफ 50 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं, जिससे आपको एक एनालिसिस भी मिल जाएगा कि हमको और किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय, ये जो न्यूक्लियोलस है ये किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था? क्या यहाँ पे आप बता सकते हो फोर्टाना, अल्टमैन्स, स्वेडन, रॉबर्ट ब्राउन? तो आप ऑप्शन बताओगे सर इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करें कि न्यूक्लियोलस किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, सर आपको याद आ रहा होगा कि स्लेडन एंड स्वान, स्लेडन एंड स्वान की बात याद आ रही है कि नहीं? स्लेडन एंड स्वान ये क्या दिए थे सर? सेल थ्योरी दिए थे। क्या दिए थे? सेल थ्योरी दिए थे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि सेल थ्योरी किसके थ्रू दिया गया था? तो स्लेडन एंड स्वान, स्लेडन एंड स्वान के थ्रू ये सेल थ्योरी की बात की गई थी। तो यहां से आप लोग ये चीज देख सकते हो और यहां से ये चीज बता भी सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सर न्यूक्लियोलस की किसने डिस्कवर किया था, तो फोर्टाना, ये कौन साइंटिस्ट होते थे? फोर्टाना। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन की बात कर ले तो यहां से ये न्यूक्लियस की बात किए थे। ठीक है, तो ये तमाम सारी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग थ्योरी क्लासेस में आप लोग देखे थे कि सर यहाँ से ये चीज हमको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग ये चीज बात किए हुए थे। ठीक है, तो ये सारे चीज बातें आप लोग वहां से देखे थे, थ्योरी क्लासेस से देखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि न्यूक्लियोलस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? तो आप क्या बता सकते हो? तो न्यूक्लियोलस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखता है सर? क्या डीएनए रखता है, टीआरएनए रखता है, आरआरएनए रखता है या फिर एमआरएनए रखता है? आपको यहाँ से फुल फॉर्म अगर याद आ रहा होगा तो इसमें से क्या बता सकते हो सर? फुल फॉर्म की अगर बात करते हो तो फुल फॉर्म की यहाँ पे आप बता सकते हो सर कि जब भी हम बात कर लें किसकी, टीआरएनए, आरआरएनए या फिर डीएनए, किसकी बात कर रहे हैं सर? न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोलस के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? डीएनए का फुल फॉर्म की बात कर लें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बताओगे सर? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बताओगे। तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो हम आगे बात कर लें कि यहाँ से और क्या बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जितने लोग भी करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हो, सेकंड का ए बता रहे हो, उनका करेक्ट हो जाने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जितने लोग भी ए बता रहे हो उनका भी ये आंसर करेक्ट हो जाने वाला है। अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क लगा लीजिएगा कि सर मेरा अभी तक आप 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आपके 2 क्वेश्चन में मेरे दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या हो गए? करेक्ट हो गए। क्यों करेक्ट हो गए हैं? क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको थ्योरी क्लासेस से मिलने वाली है। जैसे कि आपको वादा किए थे थ्योरी क्लासेस जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पे भी हम लोग बात किए थे कि जो भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, 1 लाइनर जो भी पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल के एग्जाम में हो सकता है, तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए यहां तक आप 2 क्वेश्चन बता दिए, आपका दोनों क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। इसका जितने लोग भी डीएनए बता रहे थे कि न्यूक्लियोलस में क्या लगा रहता है सर? डीएनए लगा रहता है, उनका ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो
क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जो न्यूक्लियोलस होता है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन किया जाता है? क्या राइबोसोम की फॉर्मेशन की जाती है, परऑक्सीसोम की फॉर्मेशन की जाती है, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन की जाती है, या फिर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन की जाती है? क्या क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लियोलस किसकी गठन का स्थान होता है? तो अगर हम बात करते हैं सर न्यूक्लियोलस की, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? साइट फॉर फॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सेल की जब फॉर्मेशन की जाती है ना, सेल फॉर्मेशन, इस सेल फॉर्मेशन में क्या होता है सर? जब सेल का डिवीजन की जाती है, सेल फॉर्मेशन कह लो या फिर सेल डिवीजन कह लो, क्या कह लो सर? सेल डिवीजन कह लो, है ना। तो इस दौरान ये स्पिंडल फाइबर, याद करो कि हम बताए बात किए थे कि सब सर जब सेल डिवाइड करता है तो वहां पे मेनली दो फेज आपको देखने को मिलता है। एक होता है सर आपका इंटरफेज, क्या देखने को मिलता है सर? एक होता है सर आपका इंटरफेज, यहाँ पे लिख लेते हैं सर इंटरफेज, है ना, और दूसरा होता था सर एम फेज। कितने लोग को ये बातें याद आ रही हैं बताइए? इंटरफेज और एम फेज। सर इंटरफेज में क्या आता था सर? आपका G1 S G2 फेज आते थे, ये तो आता था। और यहाँ पे हम एम फेज की बात किए थे तो आपको याद करने की ट्रिक बताए थे पी मैट से। किससे ये बताया था सर? पी मैट से याद करने के लिए बताया था, पी मैट से, ठीक है, जिसका पी से होता था सर प्रोफेज। यहाँ से हम कलर चेंज कर ले आपके लिए, तो बता सकते हो सर क्या? यहाँ से ये बता सकते हो सर, यहां से आप ये बता दोगे कि सर ये प्रोफेज होता था, प्रोफेज होता था, है ना। यहां से क्या होता था सर? मेटाफेज होता था, मेटाफेज होता था। और ए से क्या होता था सर? आपका एनाफेज होता था, एनाफेज होता था। और सर टी से क्या होता था सर? टीलोफेज होता था। तो ये चीज आप यहां से, इतनी बातें आपको क्लियर होगी कि जब भी न्यूक्लियोलस होता है तो इस दौरान किसकी स्थान की गठन की जाती है, तो यानी कि किसका साइट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मेनली सेल डिवीजन की बात की जाती है। तो सेल डिवीजन तो आपके ऑप्शन में तो देखने को मिल नहीं रहा है। सेल डिवीजन के ऑप्शन के अलावा क्या देखने को मिल रहा है? तो याद करो यहाँ पे राइबोसोम की बात कर रहा है। तो राइबोसोम तो यहाँ पे अभी हम बात नहीं कर सकते हैं सर, पर ऑक्सीसोम की बात कर रहा है, क्रोमोसोम की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर वाला जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ये कहीं ना कहीं आपका सेल डिवीजन से रिलेटेड है। क्यों सर सेल डिवीजन से रिलेटेड है? याद करो जब मेटाफेज होता था, क्या होता था सर? जब मेटाफेज होता था इस दौरान जो भी क्रोमोसोम थे वो एक मिडिल प्लेट पे आ जाती थी, जिसको हम इक्वेटरल के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे सर? इसको इक्वेटर के नाम से जानते थे, या फिर इसी को हम मेटामेरिक प्लेट के नाम से जानते थे। यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम लगे रहते थे, जैसे सपोज को लो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम लगे हुए हैं, यहाँ पे मिडिल फेज पे आपके क्रोमोसोम लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह आपके क्रोमोसोम लगे हुए हैं, ठीक है, मेटाफेज में लगे हुए हैं। तो ये जो क्रोमोसोम लगे रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है सर? ये स्पिंडल फाइबर की मदद से पोल से जुड़े रहते हैं। स्पिंडल फाइबर की मदद से क्या होते हैं सर? पोल से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? सेल डिवीजन के दौरान यहाँ पे स्पिंडल जो फाइबर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब कब? न्यूक्लियोलस के लिए। किसके लिए सर? न्यूक्लियोलस के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे तो आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे सेल डिवीजन भी लिख सकता था या फिर स्पिंडल फाइबर भी लिखा हुआ है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब तक आप थ्योरी अच्छे से ना पढ़े हो, तब तक आप मतलब आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है। तो यहां से आप बता सकते हो सर स्पिंडल फाइबर जो होगा वहां पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। राइबोसोमल आरएनए इज द एक्टिवली सिंथेसाइजिंग, जो आरएनए होता है यानी कि राइबोसोमल आरएनए होता है, वो कहां सिंथेसाइज होता है? तो क्या ये आपका लाइसोसोम में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है, या फिर आप बता दो कि आपका राइबोसोम में होता है? तो जब भी सिंथेसाइज ऑफ आरएनए की बात की जाती है कि आरएनए कहां सिंथेसाइज होता है, यानी कि आरएनए की सिंथेसाइज की बात की जा रही है। आरएनए का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से क्लियर हो जा रहा है सर, यहाँ पे किसका फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पे किसका सिंथेसाइज किया जाएगा सर? यहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस का सिंथेसाइज किया जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोलस में कहीं ना कहीं आपका राइबोसोम की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी सर? राइबोसोम की बात की जाएगी। और यहाँ पे आप न्यूक्लियोलस साइड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, तो स्पिंडल फाइबर अगर आपके ऑप्शन में दिया हो तो ठीक है,
अगर नहीं दिया हो तो आप राइबोसोम को भी यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देकर रखा हुआ था आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो दो ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाए, राइबोसोम वाला या फिर स्पिंडल फाइबर वाला, तो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हो। राइबोसोम स्पिंडल फाइबर की बात की जाए तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। अगर स्पिंडल फाइबर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप राइबोसोम की तरफ मतलब ऑप्शन पे चल जाओगे। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 4 में कि राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज ऑफ, जो आरआरएनए होता है, यानी कि आरआरएनए की बात की जा रही है। ये आरआरएनए किसका एक्टिवली सिंथेसाइज करता है? तो आप बताओगे जो आरआरएनए होता है वो आपका न्यूक्लियोलस का सिंथेसाइज करता है। किसका सिंथेसाइज करता है सर? न्यूक्लियोलस का सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। और यहाँ पे मेनली हम बात कर लें ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। अगर ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे सर? राइबोसोम को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ऑप्शन में, ये बात ध्यान रखना। फिर बता रहा हूं, ये स्पिंडल फाइबर गुमराह कर सकता है आपको, ठीक है। स्पिंडल फाइबर गुमराह कर सकता है आपको, राइबोसोम ना जो होगा वो करेक्ट हो जाए। जितने लोग ए बता रहे थे ना, आप लोगों में से कुछ लोग ए बता रहे थे, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी करेक्ट हो सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से इसको भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप भाई वो कितना चीज आप लोग नोट कर लिए होगे, तो यहाँ से ये बात आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पे राइबोसोम को ऑप्शन आप करेक्ट करोगे। किसको करोगे सर? राइबोसोम को ऑप्शन करोगे। स्पिंडल राइबोसोम अगर दिया है तो, अगर राइबोसोम नहीं दिया है तब आप जाओगे स्पिंडल फाइबर के पास, लेकिन अभी फिलहाल में आप राइबोसोम की बात करने वाले हो, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। 4 के बाद हम आते हैं 5 पे। 5 क्या दिया हुआ है सर? डीएनए क्वाइल्ड अराउंड द हिस्टोन टू फॉर्म। ये जो डीएनए होता है ये किसके, यहाँ हिस्टोन के चारों डीएनए क्वाइल होते हैं। किसके क्वाइल होते हैं? क्या क्रोमेटाइन के, डबल हेलिक्स के, न्यूक्लियोसोम के, या फिर आप बताओगे कि 30N फाइबर के, है ना। तो यहां से क्या ऑप्शन आप बता सकते हो? तो यहां से तुरंत आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या बताओगे सर कि ये जो डीएनए होता है ये डीएनए किसके हिस्टोन के क्वाइल्ड होता है, ठीक है। हिस्टोन पे क्वाइल्ड होता है, तो क्या ये क्रोमेटिन पे होता है? नहीं भैया, क्रोमेटिन पे तो नहीं होता है। डबल हेलिक्स की बात की जाती है? नहीं। 30N फाइबर? नहीं भैया, इसकी भी नहीं। हम किसकी बात करेंगे सर? न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। आगे चलो सर, ये सारे के सारे इसका जो भी थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, मतलब थ्योरी वाला जो पोर्शन है, हम लोग कहाँ पढ़ लिए हैं सर? बैच में पढ़ चुके हैं। क्या बैच का नाम है सर? सारथी बीएससी, सारथी बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से ये आपका बैच है। यहाँ पे हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके हैं, चाहे वो यूनिट 1 से लेके बात कर लें लास्ट यूनिट तक की। जूलॉजी भी कंप्लीट डिस्कशन किए हुए हैं, बॉटनी भी हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से सारे नोट्स भी मिले हैं, पीपीटी भी मिल रहे हैं और आपका थ्योरेटिकल क्लास भी मिल रहा है। एक बार हम छोटा सा व्यू आपको दिखा दें कि अगर कुछ लोग चाह रहे हो कि हम क्या ले लेते हैं, बैच से ज्वाइन होके पढ़ लेते हैं, 10 दिन और बचा है, अगर हम थ्योरी क्लास पढ़ लेंगे तो हमको मेरा जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सारथी बैच है, ठीक है। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हो। इस बैच जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और वहां पे डाउनलोड करना पड़ेगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप। जैसे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, आपको एक सेमेस्टर एग्जाम का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना। उसमें आ जाएगा आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बायो है तो बायो या मैथ्स है तो मैथ्स, ठीक है। तो बायो पे जैसे जाओगे तो सारथी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस। इसमें आपको क्या मिलने वाले हैं सर? इसमें आपको क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। क्लास नोट्स मिलने वाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, थ्योरी क्लासेस मिलने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, और साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप भी देखने को मिलेगा। यानी कि आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होगा, क्रिस्टल डाउट भी होगा, तो आप यहाँ से आप हमको
हमसे बात करके अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसका प्राइस कितना है सर? इसका प्राइस है 449। लेकिन अभी आप इसको अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपका एक कूपन कोड मिलता है जिसका नाम होता है गुरुकुल 10। क्या कूपन कोड का नाम है सर? गुरुकुल 10 कूपन कोड है। यहाँ पे लिख लेते हैं आपको गुरुकुल 10 कूपन कोड है। जैसे ही गुरुकुल 10 आप कूपन कोड यूज करते हो तो इसका आपका 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा सर? 10% और डिस्काउंट आपको यहाँ पे और देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका और इजी हो जाएगा, मतलब 300-350 के तकरीबन में आपका प्राइस पड़ने वाला है। यहाँ से आप कंप्लीट थ्योरी क्लासेस यहाँ से देख सकते हो। चलो आगे हम बात कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सर यहाँ पे ज्यादा हो गया, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम। किसकी बात कर रहे हैं सर? द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज, जो सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है ना? किसकी बात कर रहे हैं सर? सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है। अब यहाँ पे आप सेल डिवीजन वाली जब बात करो तो यहाँ पे ज्यादा सटीक बैठेगी। किस क्या बैठेगी सर? ज्यादा सटीक बैठने वाली है कि जो सेंट्रोसोम होता है यहाँ पे सेल डिवीजन की बात की जाती है। सेल डिवीजन की बात की जाती है। और ये सेल डिवीजन कब देखने को मिलेगा सर? ये जब सेल में मेटाफेज वाली जब स्टेज आती है, मेटाफेज वाली जब स्टेज आती है तो यहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है सर? स्पिंडल फाइबर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे करेक्ट वे में बता दोगे कि सर ये जो सेंट्रोसोम होता है ये कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन तो भैया नहीं होता है, सिक्रीशन प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए तो राइबोसोम होता है, ये आपको पहले से पता था। इसके लिए क्या होता है सर? राइबोसोम होता है ना? तो ये चीज आप यहाँ से बता सकते हो। तो सेंट्रोसोम यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर की बात की जाती है। चलो क्वेश्चन, जितने लोग ए बता रहे हो ना 6 का ए, उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, ये बात आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। द सेल विदाउट ए सेल वॉल इज टर्म्ड एज, ऐसा सेल जो बिना किसी सेल वॉल का है ना? मतलब ऐसा कोई सेल है, ये आपके सामने कोई सेल ला के रख दिया गया, इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो फिर इसको किस नाम से जानेंगे? क्या इसको टोनोप्लास्ट कहेंगे, क्या प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, सिम्प्लास्ट कहेंगे, या फिर एपोप्लास्ट कहेंगे? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, आपका वाइवा की बात कर लें, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। क्या पूछा जा रहा है सर? ए सेल विथआउट ए सेल वॉल, ऐसा सेल जो विथआउट सेल वॉल का है उसको क्या नाम से बोलते हैं सर? उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे कि सर जो सेल विथआउट सेल वॉल होते हैं उसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। चलो तो जितने लोग ए बी बता रहे थे इसका, उनका करेक्ट हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 क्या है कि द हिस्टोन आर, जो हिस्टोन होता है वो क्या होता है सर? क्या ये म्यूकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन होता है, या फिर एसिडिक प्रोटीन होता है? तो आपको याद करिए हम क्या बताए थे? जो हिस्टोन होता है ये क्या होता है सर? बेसिक प्रोटीन होता है। क्या होता है सर? बेसिक प्रोटीन होता है। कैसा होता है सर? बेसिक प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हो कि हिस्टोन आर द बेसिक प्रोटीन, उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है सर? उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 का सी जितने लोग बता रहे हो उनका क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब अपनी कॉपी में एक और मार्क लगा लोगे कि सर मेरा क्वेश्चन एक और सही हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि विच हिस्टोन बाइंडेड टू द लिंकर डीएनए, इसमें से कौन सा ऐसा हिस्टोन प्रोटीन है जो कि डीएनए को लिंक करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि डीएनए को लिंक करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? तो वो होता है आपका क्या? हिस्टोन 1, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B या हिस्टोन 3। तो आप बताओगे सर हिस्टोन जो होता है वो किसके साथ बाइंड होता है डीएनए के साथ? तो वो होता है आपका हिस्टोन 1 के साथ। किसके साथ होता है सर? हिस्टोन 1। तो यानी कि जितने लोग भी बता रहे थे सर हिस्टोन 1, तो उनका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 9 का ए आपका करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, हिंदी में भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि 9 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो
9 के बाद 10 की बात कर लेते हैं। 10 क्या है कि लैम्फ ब्रश क्रोमोसोम आर फाउंड इन, जो लैम्फ ब्रश क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो आप एक चीज याद करके रखना, ध्यान में रखना कि जो लैम्फ ब्रश होता है ये आपके वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सर? वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको मैमल्स में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मैमल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो यानी कि हम लोग ह्यूमन किस में आते हैं सर? मैमल्स में आते हैं, तो मैमल्स में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी आपका इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स भी होते हैं उसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे हम बात कर लें एग्जाम्पल में कि आपका एम्फीबिया हो गया, एम्फीबियंस हो गए, है ना, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। तो इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा सर? लैम्फ ब्रश देखने को मिलेगा। लेकिन मैमल्स में आपको लैम्फ ब्रश का ऑप्शन मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन में देख लो, ए जर्म सेल तो नहीं, बात सोमेटिक सेल नहीं, सलाइवरी ग्लैंड नहीं सर, उस साइड ऑफ द ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, उस साइड ऑफ ऑर्डर एम्फीबियन, तो उस साइड के एम्फीबियन में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो, ठीक है, तो एम्फीबियंस में, एम्फीबियन के अलावा यहाँ पे रेप्टाइल्स भी बता सकते थे, है ना, रेप्टाइल्स भी बता सकते थे, बर्ड्स भी बता सकते थे। तो ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। जैसे सपोज को लास्ट ईयर में एम्फीबियन पूछा हुआ था, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे बर्ड का ऑप्शन दे दे, है ना, हो सकता है आपका रेप्टाइल का ऑप्शन दे दे। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे कि सर हम तो एम्फीबियन ही पढ़ के आए थे, यहाँ पे रेप्टाइल्स और बर्ड दोनों भी ऑप्शन आप पढ़ के रखोगे। ठीक है, बोलिए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई यहाँ तक? अगर क्लियर हो गई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 1 1 लिखोगे, और क्लियर नहीं है तो फिर 2 2 लिखोगे। चलो लगे हाथ, हम लोग 12 11 भी देख लेते हैं। क्या दिया सर? पॉलीटीन क्रोमोसोम आर द फाउंड इन, जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पाया देखने को मिलता है? तो पॉलीटीन जो क्रोमोसोम होता है, तो आप बात करोगे सर ये पॉलीटीन क्रोमोसोम आप स्लाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है सर? स्लाइवरी ग्लैंड में पॉलीटीन क्रोमोसोम देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो आप कि पॉलीटीन जो क्रोमोसोम होता है ये कहाँ देखने को मिलता है? आपके स्लाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 11 के बाद कर ले, 11 के बाद 12 की बात कर लेते हैं। सर जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है आप बता दिए कि स्लाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, लेकिन ये सबसे पहले कहाँ से डिस्कवर किया गया था? तो क्या ये क्रोनोमस से डिस्कवर किया गया था, ड्रोसोफिला से देखा गया था, न्यूरोस्पोरा में देखा गया था, या फिर रेटस में देखा गया था? रेटस मतलब चूहा, है ना, माउस का ये जूलॉजिकल नेम होता है रेक्टस, माउस। ठीक है, तो क्या इसमें देखने को मिला था? तो पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये आपका क्रोनोमस में देखने को मिला था सबसे पहले। तो दो चीज, पॉलीटीन से दो चीज बातें याद करके रखोगे, यहाँ पे मार्क कर लो, क्रोमेटिन से दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका स्लाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलता है, स्लाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलता है। और दूसरी बात क्या याद करके रखोगे सर कि कहाँ से डिस्कवर किया गया था? तो डिस्कवर किया गया था आपका, डिस्कवर्ड इन क्रोमैटिनोमस, है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ से दो चीजें बात आप ध्यान में रखोगे, तो जितने लोग भी 12 का ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हो उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। आगे बात कर लेते हैं 13 की। 13 बात कर लेते हैं। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, जो राइबोसोम होता है इसमें कितने यूनिट होते हैं, है ना, यहाँ पे मेनली यूनिट की बात की जा रही है। तो आप याद करो राइबोसोम के पास 2 यूनिट होता है। राइबोसोम के पास कितने यूनिट होते हैं सर? 2 यूनिट होते हैं। एक यूनिट जो होता है वो आप याद आ रहा होगा 70s का, एक यूनिट होता है आपका 50s या फिर 30s। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट की बात कर लेते हैं। एक होता है 50s, एक होता है आपका 20s, ठीक है, 20s। एक क्या होता है? एक स्मॉलर होता है,
एक स्मॉलर होता है और दूसरा क्या होता है सर, लार्जर होता है। तो ये सारी बातें आप यहाँ से ध्यान में रखोगे। तो अब हम राइबोसोम की यूनिट की बात करते हैं तो कितना होता है सर, यहाँ पे 2 यूनिट देखने को मिलता है, एक स्मॉलर यूनिट देखने को मिलता है और एक लार्जर यूनिट देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये चीज आप ध्यान में रख लोगे, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे क्या कि राइबोसोम की यूनिट की बात की जाती है तो यहाँ पे 2 देखने को मिलता है और ये राइबोसोम आपका यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है सर, यूकैरियोट में भी देखने को मिलता है और आपके प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है राइबोसोम हेल्प इन, जो राइबोसोम होता है वो किस में हेल्प करता है, क्या लिपोजेनेसिस में हेल्प करता है, सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है या फिर फोटोसिंथेसिस में करता है। सर पहले तो देख के ऑप्शन कट कर देना होगा कि जो फोटोसिंथेसिस की जब भी बात की जाएगी तो ये क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है सर, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि क्लोरोप्लास्ट जब भी बात करें फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात की जाती है। लेकिन राइबोसोम की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी सर, प्रोटीन सिंथेसाइज की बात की जाएगी। ये किसका काम होता है, राइबोसोम की काम होता है। किसका काम होता है सर, राइबोसोम का काम होता है, जिसके पास 2 यूनिट होता है, एक को बोलते हैं लार्जर यूनिट, एक को बोलते हैं स्मॉलर यूनिट। ये प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलता है और यूकैरियोटिक सेल्स में तो देखने को तो मिलता ही है। चलिए जितने लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे 14 का, उनका करेक्ट हो जाने वाला है। 14 के बाद 15 पे आ जाते हैं। 15 क्या दिया हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द कॉन्टिन्यूअस विथ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये किससे कॉन्टिन्यू हुआ रहता है, क्या ये न्यूक्लियोलस से हुआ रहता है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ रहता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से हुआ रहता है या फिर लाइसोसोम से हुआ रहता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये किससे लगा रहता है, तो आप क्या बता सकते हो यहाँ से, ठीक है, क्या बता सकते हो सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे लगा रहता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये लगा रहता है। किसके साथ लगा रहता है सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये लगा रहता है। तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखोगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ईआर के नाम से भी जानते हैं सर। ईआर का 2 पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग को याद आ रहा होगा सर, जब स्मूथ की बात कब करते हैं, रफ की बात करते हैं, तो जब रफ की बात करेंगे तो रफ में आपका क्या जुड़ा रहे, आपके रफ में राइबोसोम अगर आके ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है सर, राइबोसोम आके अगर ऐड हो जाता है, क्या ऐड आ जाता है सर, राइबोसोम आके जब ऐड हो जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रफ कहने लगते हैं। और जब राइबोसोम ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है सर, प्रोटीन के सिंथेसाइज करने देखने को मिलता है, प्रोटीन बनना देखने को मिल जाता है। लेकिन स्मूथ की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं, यहाँ पे नो राइबोसोम रहते हैं, यहाँ पे कोई भी टाइप का कोई राइबोसोम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन ना बनके यहाँ पे लिपिड का सिंथेसाइज की जाती है। किसकी सिंथेसाइज की जाती है सर, लिपिड की सिंथेसाइज की जाती है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखोगे। तो जितने लोग भी बी बता रहे थे उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है 15 का। 16 की बात कर लेते हैं। द टर्म क्रोमोसोम वाज द इंट्रोड्यूस बाय, जो टर्म क्रोमोसोम है ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या आपका सेंगर के थ्रू, बेनिडॉन के थ्रू, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आप लोगों को हो सकता है ना दिखे ऑप्शन, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। क्या ये देखो, क्या ये सेंगर के थ्रू किया गया था या फिर बेनिडान के थ्रू किया गया था, बेनिडॉन के थ्रू, या फिर वॉलडेयर के थ्रू, या फिर अल्टमैन के थ्रू। तो जब भी बात करो सर क्रोमोसोम की तो इसकी डिस्कवरी किसके थ्रू की गई थी, इसको इंट्रोड्यूस किसके थ्रू किया गया था टर्म, तो आप बताओगे सर वेल्डेयर, क्या बताओगे सर, वेल्डेयर के थ्रू डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हो उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो 16 के बाद 17 पे आ जाते हैं। यहाँ पे 17 देख लो, सेल सिक्रीशन इज कैरिड आउट बाय, जो सेल का सिक्रीशन होता है वो किसके थ्रू कैरिड किया जाता है, क्या न्यूक्लियोलस के थ्रू, प्लास्टिड के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, या फिर आप बता दो
या फिर आप बता दो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। किसके थ्रू ये सिक्रीट किया जाता है? तो आप बताओगे सर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये किसके थ्रू होता है सर? जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये तो क्वेश्चन देख लिए होते कि सेल सिक्रीशन इज कैरी आउट बाय, यहाँ आप देख लेते हैं, ये थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है आज, है ना। किसके थ्रू होता है सर? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये चीज देखने को मिलता है, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होगा यहाँ पे क्या होगा, कोशिका स्थान में सिक्रीशन देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, ये चीज आप बताओगे। क्या डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए, क्या आरएनए को रिपेयर करने के लिए, एरर रिपेयर करने के लिए, या फिर सिंथेसाइज ऑफ आरएनए के लिए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर के लिए। तो क्या बता रहे हो सर? इस फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस की बात की जा रही है, ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस की बात की जा रही है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस की बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, तो आप बताओगे सर यहाँ पे सिंथेसाइज ऑफ आरएनए, आरएनए का सिंथेसाइज करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, इसका मेन फंक्शन होता है। इसका क्या होता है सर? मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं, मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो सिंथेसाइज ऑफ आरएनए, है ना, सिंथेसाइज ऑफ आरएनए की यहाँ पे बात की जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का जितने लोग भी सी बता रहे हो उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 18 के बाद 19 पे आ जाते हैं। 19 क्या है? द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल, द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल क्या होता है? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, वही क्वेश्चन है सर, रिपीट हो गया। क्या न्यूक्लियोलस का फंक्शन पूछ रहा है? तो सिंथेसाइज ऑफ आरएनए, है ना। क्या बताओगे सर? सिंथेसाइज ऑफ आरएनए की बात की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, जो न्यूक्लियस है सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई किया था? याद करो पहले क्वेश्चन में हम आपसे पूछे थे न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियस, सॉरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो वहां पे ऑप्शन भी दिख रहा था रॉबर्ट ब्राउन। तो कुछ लोग आप लोग मुझे बताए भी थे सर रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हम बात कर लेते हैं किसका, किसका बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस की बात कर लें। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी। आगे देख लेते हैं प्रोटीन आर द मॉडिफाइड इन, जो प्रोटीन होता है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है? क्या ये मॉडिफाई होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ, या फिर आपके बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए और नॉर बी। तो इस तरह का तो आपका क्वेश्चन बात करें कि जो प्रोटीन की बात की जा रही है, प्रोटीन की, तो याद करो एंडोप्लाज्म में अगर राइबोसोम जुड़ जाता है तो वहां प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। तो याद कर लो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट काम होगा। जो प्रोटीन होता है इसको पैकेजिंग करने का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। किसका होता है सर? गोल्जी बॉडी का होता है, ठीक है। और याद करो अगर राइबोसोम है तो ये तो क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री ही होता है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हो जितने लोग, ऑप्शन नंबर सी इनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है कि न्यूक्लियर पोर आर द कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियर पोर होता है वो किससे मिलके बना होता है? किससे मिलके बना होता है? परमाणु छेद किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लियर पोर इज द मेड अप ऑफ, क्या न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है? क्या ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना होता है सर? क्या ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है? सर याद करो आपको बताए थे ग्लाइकोलिपिड कब होता है और ग्लाइकोप्रोटीन कब होता है। किसकी बात कर ले सर? सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर ले। ग्लाइको क्या है सर? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक टर्म है आपका ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं सर, जब ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पे किसकी बात करते हैं? अगर प्रोटीन के साथ, किसके साथ सर? प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लग जाए, कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है सर?
प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो न्यूक्लियर पोर की बात की जा रही है, तो ये किसका होता है सर, ग्लाइकोप्रोटीन का होता है, GLYCO, ग्लाइको प्रोटीन की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हो ग्लाइकोप्रोटीन 22 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अपने कॉपी में एक और मार्क लगा लोगे सर कि मेरे एक और क्वेश्चन क्या हो गए हैं, करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 23 की। 23 क्या है, लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम। लाइसोसोम किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है सर, लाइसोसोम आर द अराइसोसोम। क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, बोथ ऑफ दिस से, या फिर नन ऑफ दिस से। तो लाइसोसोम की बात करते हैं सर, तो जो लाइसोसोम होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है सर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगी कि जो लाइसोसोम होता है ये उत्पत्ति कैसे होती है सर, आप बताओगे गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे यहां से ये चीज। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं सर। 24 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, किससे ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है क्या, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है। सर यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, इसी को तो बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। यहां से एटीपी बनता है, ये तो आपको पता है भैया। राइबोसोम की बात कर लें तो ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको, है ना। यहां से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन की जाती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन की जाती है ना। फिर अगर गोल्जी बॉडी, इसमें क्या होता है सर, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हुआ उसको पैकेजिंग की जाती है, पैकेजिंग की जाती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, है ना, कि यहाँ पे हम किसकी बात कर लें तो ब्रेन ऑफ द सेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस को कहते हैं, किसको कहते हैं सर, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25। ये सारा चीज आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जितने लोग को नहीं पता था वो यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे। 24 का ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 25 की। किसकी बात करेंगे सर, 25 की बात कर लें कि 25 क्या दिया हुआ है कि इंडियन ने द एंटी पैलेट चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज द हेल्ड टुगेदर। क्या इसकी बात कर रहे हैं सर, डीएनए की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एंटी पैलेट चेन होते हैं, यानी कि सपोज डीएनए में ये जो एंटी पैलेट चेन है ये आपस में किससे मिलके लगे रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं, ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं। तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, या फिर आप बता दो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताओगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से ये क्या होते हैं, ये आपस में, ये दोनों जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो एंटी पैलेट चेन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से आप बता सकते हो 25 का ए। आगे बात कर लेते हैं, द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रियोल इज, देखो ये लास्ट ईयर के पेपर में पूछा हुआ है। द पेपर ऑफ द पैटर्न ऑफ द सेंट्रियोल्स इज द अराइजेस इज द 9+0 या 9+2। क्या बताओगे, ये आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यहाँ पे 9+0 का अरेंजमेंट होता है कि 9+2 का अरेंजमेंट होता है। देखते हैं कितने लोग करेक्ट ऑप्शन बता सकते हो, क्योंकि ये लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। तो चांस है कि इस साल के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, डीडीयू के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं सेंट्रियोल्स की, तो किससे मिलकर बने होते हैं। तो आप लोग होमवर्क नंबर 1 नोट कर लोगे आज का, होमवर्क नंबर 1 कि ये इसमें क्या होगा। होमवर्क नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 के बताओगे ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो चलो ये दो ऑप्शन आपके लिए एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, दो ऑप्शन आपके लिए हटा दिए और आप बताओगे ए या फिर सी। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते हो। चलो 27 की बात कर लेते हैं, सेंट्रियोल्स अकर इन। जो सेंट्रियोल्स होता है क्या ये सिंगल होता है, पेयर होता है, 3 नंबर होता है, या फिर 4 इन नंबर होता है। तो ये हमेशा पेयर में होता है। कैसे होता है सर, पेयर में होता है। ये आप लोग होमवर्क है, ये चीज बता भी सकते हो 26 का। चलो आगे बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, केंद्रक को कोशिका द्रव से
केंद्रीय झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, ये कैसे होता है? क्या पूछा है सर? न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बाय, क्या ये स्मॉल डबल नॉन पोरस होता है, ठीक है, डबल नॉन पोरस होता है, या फिर ये स्मॉल होता है ना, स्मॉल नॉन पोरस होता है, या फिर सिंगल पोरस होता है, या फिर डबल पोरस होता है? तो आप लोग क्या बता सकते हो सर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये जो न्यूक्लियस होगा किसके साथ सेपरेट होगा साइटोप्लाज्म में, तो आप बताओगे सर ये डबल पोरस होता है। कैसे होता है सर? डबल पोरस का देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 28 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि अपने पास क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं और टाइम आपका ज्यादा ना लगे। चलो 29 देख लेते हैं। देयर इज नो डीएनए इन, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से हमको बता सकते हो कि यहाँ पे डीएनए की मात्रा नहीं होती? सर मैच्योर स्पर्म में तो डीएनए होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। क्या पूछा है? नो पूछा है। तो जब भी नो पूछे यस पूछे तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप जैसे आप क्वेश्चन के आपके सामने मिला देयर इज ए डीएनए, अब तुरंत पढ़ लीजिए देयर इज ए डीएनए, डीएनए की उपस्थिति की बात कर रहे हैं तो आप ऑप्शन मैच्योर स्पर्म मार दिए, ठीक है ना। तो आपका वहां पे ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका नो पूछा हुआ है। क्या पूछा है सर? नो पूछा। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे एन्यूक्लिएटेड ओवम, ओवम में भी तो पाए जाते हैं, हेयर रूट में भी पाया जाता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच्योर आरबीसी होता है, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी डीएनए नहीं होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जिसके पास खुद का डीएनए होता है? तो आप लोग बताओगे सर माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है ना। तो ये चीज आप ऑप्शन बताओगे कि खुद का डीएनए की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आगे बात कर लें 30 नंबर की। तो न्यूक्लियोसोम फोल्ड टू फॉर्म ए थिक फाइबर ऑफ, क्या जो न्यूक्लियोसोम होता है ये कितना डायमीटर या किसका कितना थिकनेस होता है? हाँ थिकनेस की बात की जा रही है ना, कि ये थिक फाइबर में फोल्ड हो जाता है। तो आप बताओ क्या 30 नैनोमीटर का, 200 नैनोमीटर का, 350 नैनोमीटर का, 700 नैनोमीटर का? तो न्यूक्लियोसोम फोल्ड हुआ रहता है सर 30 नैनोमीटर का। कितने नैनोमीटर का? 30 नैनोमीटर का फोल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से 30 का ए आप लोग जितने लोग बता रहे हो उनका करेक्ट हो जाने वाला है। 31 देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस इज स्पेशली रिच इन, जो न्यूक्लियोलस होता है वो स्पेशली किस में रिच होता है? क्या डीएनए और प्रोटीन में रिच होता है? क्या डीएनए लिपिड में रिच होता है? डीएनए प्रोटीन में रिच होता है? या फिर आरएनए एंड लिपिड में रिच होता है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपका डबल डबल हो गया है, तो चलो एक ऑप्शन लगा दोगे काम बन जाएगा। डीएनए और प्रोटीन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से बता सकते हो। चलो 32 की बात कर लेते हैं। हु वाज डिस्कवर्ड द रोल ऑफ आरएनए हैज ए कैटलिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट था जो कि ये बताया था कि आरएनए हैज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे बता सकते हैं? क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे? सबसे पहले क्या जेम्स समर के थ्रू बताया गया था, थॉमस स्टैच के थ्रू बताया गया था, जॉन नॉर्थहॉप के थ्रू बताया गया था, या फिर हर्ष ब्यूचनर के थ्रू बताया गया था? ठीक है। तो हु डिस्कवर द रोल ऑफ आरएनए कैटलिस्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन थॉमस सैच यहाँ पे आप बता दोगे। क्या बताओगे सर? थॉमस सैच। क्या बताओगे सर? थॉमस सैच यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थॉमस सैच, ठीक है। तो ये चीज आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट कर लोगे। अगला देख लेते हैं सर 33 का, कि द शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसका शेप कैसा होता है? क्या ये लीनियर फॉर्म में होता है, क्या ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, या फिर ये हेयर पिन लूप लाइक होता है, या फिर जिग जैग के फॉर्म में होता है? तो जब भी हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या होता है डीएनए में, तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की बात कर लेते हैं। तो ये किस शेप का होता है सर? सर्कुलर फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है सर? सर्कुलर फॉर्म का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। 33 का बी है ना। चलो आगे देख लेते हैं। क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग, देखो यहाँ पे नॉट पूछा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो मोटे मोटे पेन से या पेंसिल से। आपसे पूछा है नॉट, नहीं वाला बताना है। क्या पूछ रहा है सर? क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल इन, ऐसा कौन सा फेज होता है जहां पे क्रोमोसोम हमको नहीं दिखता है? तो क्या एस फेज में क्रोमोसोम दिखता है? हाँ भैया क्रोमोसोम तो दिखता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको बोलते हैं सिंथेसाइज्ड फेज।
क्या बोलते हैं सर इसको? सिंथेसाइज फेज के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं सर इसको? पोस्ट 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 क्या बोलते हैं? जी पोस्ट जीवन फेज के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसको? प्री प्री G2 के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज आप यहाँ ध्यान में रखोगे कि सिंथेसाइज फेज को क्या क्या नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल की बात की जा रही है। यहाँ पे मेटा फेज आता है। कौन आता है सर? मेटा फेज में हमको क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता है। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो उनका क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाने वाला है 34 का। 34 के बाद 35 पे आते हैं। 35 है क्रोमोसोम आर द नॉट विजिबल ड्यूरिंग। देखो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो आप बताओगे सर यहाँ पे मेटाफेज होता है। ठीक है, आगे 36 पे देख लेते हैं। डीएनए सर्व एज द जेनेटिक मटेरियल फॉर विच टाइप ऑफ द सेल। जो डीएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ये किस टाइप के सेल में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्या प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर यूकैरियोटिक सेल में? एक क्वेश्चन आपके लिए, सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कब होता है? एक बार और बता देते सर, हम भूल गए थे। जो प्रोकैरियोटिक जो होता है ऐसे न्यूक्लियस जिसके पास क्या हो? सेल बाउंड्री देखने को मिले, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिले। चलो बता दे क्या सर? सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। और जिनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है इसको क्या बोलते हैं? हम लोग यूकैरियोट कहते हैं। और जिनके पास ये स्ट्रक्चर नहीं होता है इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। नॉट फाउंड, जिनके पास ये नहीं होता इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। लेकिन यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए है से जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा सेल जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा? तो आप बताओगे सर प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलता है और यूकैरियोट में भी देखने को मिलता है। इसके अकॉर्डिंग हम बताएं कि बोथ ए एंड बी अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 36 का जितने लोग सी बता रहे हो उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। तो 36 के बाद 37 पे आते हैं कि वेयर इज द डीएनए प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहां पाए जाते हैं? क्या इनसाइड द न्यूक्लियस, क्या अदर सेल कॉन्टिनेंट्स, या फिर इनसाइड द राइबोसोम, या फिर नॉट प्रेजेंट। ये डीएनए की बात करें कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहां होता है? तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर ही होगा डीएनए। तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा सर, इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां होगा सर? इन न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए पड़ा रहता है जहां पे आप क्रोमोसोम की बात करते हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 36 7 के बाद 38 39 40। ठीक है, 38 39 40 ये आपका लास्ट है। चलो 38 बात कर लेते हैं कि विच डीएनए हैज द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। इसमें से ऐसा कौन सा डीएनए है जिनका पास लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से स्टार लगा लीजिए कि सर हेलिक्स वाला की बात कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स किस डीएनए के पास होता है? क्या ए डीएनए के पास, क्या बी डीएनए के पास, सी डीएनए के बाद, या फिर जेड डीएनए के पास? तो आप बताओगे सर जेड डीएनए के पास क्या होता है? डबल लेफ्ट हेलिकल हैंडेड हेलिकल्स वाला देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट पूछा जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। चाहे आप इंट्रेंस देके आओ वहां पे पूछा गया होगा, है ना? इंट्रेंस में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ऐसा आपका नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए में प्रेजेंट एब्सेंट होता है लेकिन आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो वहां पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यूरासिल का। किसका देखने को मिलेगा सर? यूरासिल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या कि करेक्ट क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो ये चीज आप बात करके रखोगे। 39 के बाद 40 की बात कर लेते हैं और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था 40। क्या है 40? कि हु आर द हाँ, तो क्या पूछ रहा है? 40 पूछ रहा है कि
है ना। 40 पूछ रहा है, एक सेकेंड, हाँ 40 पूछ रहा है कि हाउ आर द टू हेलिकल स्ट्रैंडेड। हाँ, जो दो हेलिकल स्टैंडर्ड है वो कैसा होता है, क्या अराउंड द अपोजिट एक्सिस होता है, या अराउंड द सेम एक्सिस होता है, या फिर वन ऑफ द अदर होता है, या फिर नन ऑफ द अदर होता है। तो जो हेलिक्स होता है ये अपोजिट एक्सिस पे होता है ना, ऐसे ऐसे। तो ये आपका ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। 40 भी आप लोग बता के रखोगे। तो होमवर्क नंबर 2 नोट कर लो। तो ये आपके पास दो होमवर्क है, एक क्वेश्चन नंबर 26 था आई थिंक, और एक क्वेश्चन नंबर 40 है ना। तो ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर मेरे ये इसका ये क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहां से ये रहा आपका टॉप 40 क्वेश्चन आपका न्यूक्लियोलस का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, लास्ट ईयर के एग्जाम में भी पूछे गए थे, और हो सकता है इस साल के एग्जाम में यहां से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस पीडीएफ से मिल जाए। 5 से 6 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से, आपको इस क्लास से, आपको अगर इस क्लास देख लियो तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आज आपके फिक्स हो गए, ठीक है। तो ये रही बात। अब जितने लोग सोच रहे हैं सर ये सारे थ्योरी क्वेश्चन हमको कहां मिल सकता है, तो आपको पहले ही बताएं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से सारथी बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपके बैच हैं, ठीक है। वहां पे आपका कंप्लीट सिलेबस की डिस्कशन किया गया है, नोट्स के साथ, पीपीटी के साथ, ये तमाम सारी चीज फैसिलिटी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। वहां पे जो भी एडिशनल क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप हम और आप मिलकर वहां पर्सनल मेंटरशिप का भी ऑप्शन वहां पे आपके लिए खुला हुआ है, वहां से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप बैच को लेते हैं तो आप बैच को लेने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो। कूपन कोड आप क्या यूज करोगे, गुरुकुल 10 आप यूज जब करोगे तो आपको 10% का तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 449 का आपका बैच था, आपका 300-350 तकरीबन में आपको बैच मिल जाएगा। 10% वहां से निकाल सकते हो आप। यहां से जैसे बैच में आओगे आपको कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है विद द नोट्स के साथ, ठीक है। बोर्ड नोट जो भी था आपको वहां पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। और लास्ट में आप अभी आपका क्लास खत्म हो गया, आप लोग का काम दो है कि आपका दो होमवर्क है, उसका कमेंट बॉक्स में बताना है, और फिर ये बताना है साथ ही में कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 40। आउट ऑफ 40 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आप लोग लास्ट अभी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स से कि सर मेरे आउट ऑफ 40 इतने क्वेश्चन करेक्ट हो गए। आई होप कि आपसे उम्मीद ये है मेरी कि आपके 30+ क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे, क्योंकि यहां से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये सारे के सारे नोट से ही आपके क्वेश्चन को उठाया गया है। तो जितने लोग नोट्स को रिवाइज करके, वीडियो को रिवाइज करके ये क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। और ये हम उम्मीद भी आपसे लगा के रख सकते हैं कि आपका यहाँ से ज्यादा से क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टेड रहा होगा, नए चीज सीखे होंगे, नए क्वेश्चन को देखे होंगे, और अपने प्रैक्टिस को और भी इंप्रूव किए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।